वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। देखो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11th का टॉपिक है पर 12th में बड़ा काम आता है। ठीक है, 11th में तो काम आता ही आता है। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे आप, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो इस टॉपिक की बड़ी इंपॉर्टेंस है और इस टॉपिक से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं। बाकी राजस्थान बोर्ड में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जनरली एनसीईआरटी में 2 टॉपिक दिए हुए हैं। एक तो हम इसमें पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ते हैं? एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। और एक कुछ हम एनिमल्स पढ़ते हैं जैसे कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच पढ़ते हैं अपन, केंचुआ पढ़ते हैं और मेंढक पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें मेनली कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। क्या करेंगे बेटा? एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक। देखो बेटा, ऊतक क्या होता है? सबसे पहले अपन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनी, एक सजीव या एक प्राणी की बॉडी कैसे बनी, उसका शरीर कैसे बना। देखो सबसे पहले क्या हुआ? परमाणु। क्या बेटा? परमाणु, एटम। एटम मिले तो क्या बना? अणु, मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल मिले तब क्या बना? एक कोशिका बनी। क्या बनी? कोशिका, सेल। और कोशिकाएं जब मिली तो क्या बना? ऊतक। क्या बना बेटा? ऊतक। ठीक है, तो आज हम इन्हीं ऊतकों के बारे में, टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऊतक, ये टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग, ऑर्गन। और ऑर्गनों के कंबाइन होने से, ऑर्गनों के मिलने से क्या बनता है? तंत्र, सिस्टम। और इन सिस्टमों के मिलने से हमें क्या बनता है? शरीर, बॉडी। क्या बनता है? बॉडी। तो देखो हल्का सा अपन यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि परमाणु, एटम, बहुत सारे एटम होते हैं। यदि हम हमारे शरीर में बहुत सारे एटम हैं जो हमारे शरीर के संगठन में सम्मिलित हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, तमाम सारे एटम्स हैं। देखो CHONPSMgCa, बहुत सारे और बहुत सारे तमाम सारे हैं। ठीक है, अब ये परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सजीव की। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इनको? जैवअणु। क्या बेटा? जैवअणु। ये परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? जैवअणु। अब जैवअणु कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर? मेनली देखो, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, ये सब जैवअणु हैं। लिपिड होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स RNA एंड DNA। और भी बहुत सारे होते हैं, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब क्या है? जैवअणु। हार्मोन्स हैं, एंजाइम हैं। और ये सारे जैवअणु मिलके क्या बनाते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जब इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कवर कर लेती है इसको, तो क्या बनती है? कोशिका। क्या बनती है बेटा? कोशिका। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये मैं बता रहा हूँ कोशिका कैसे बनी। अभी इस टॉपिक पे नहीं आए, अभी इस टॉपिक पे आएंगे अपन। ठीक है, तो मेरी बात दोबारा सुनो भाई। हमारी बॉडी किस बनी? परमाणु, अणु, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र और शरीर। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। तो देखो परमाणु, एटम, तो ये वाले एटम मिलके क्या बनाए इन्होंने? अणु। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सजीव की। तो इन वाले अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैवअणु। सजीव में जो अणु हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम? जैवअणु। और जैवअणु में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, मतलब RNA है, DNA है, विटामिन्स है, हार्मोन है, एंजाइम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं। इन सब ने मिलके क्या बनाया? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाया बेटा? प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर जब झिल्ली का निर्माण हो गया, जब झिल्ली का निर्माण हो गया तो क्या बन गई? जंतु कोशिका। और जब झिल्ली और भित्ति दोनों का निर्माण हो गया तो क्या बन गई? पादप कोशिका। क्या बन गई? पादप कोशिका। तो एक कोशिका निर्मित हुई।
तो अब ये कोशिकाएं जब एक ग्रुप में आई, जब ये कोशिकाएं एक साथ मिक्स हुई, मतलब एक साथ मिली, तो किसका निर्माण हुआ? ऊतक का। किसका निर्माण हुआ? ऊतक का। तो हम ऊतक को क्या कर सकते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं? कह सकते हैं, नहीं कह सकते? तो देखते हैं अब हम ऊतक। अब आते हैं मेन वर्ड ऊतक पर। ठीक है बेटा, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, टिश्यू, ऊतक। देखो हम 9th में 10th में एक डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पर बेटा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और फाइन करेंगे, इसको हम और एग्जैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई 10 कोशिका ले ली और उन कोशिकाओं का समूह बन गया और कह दिया ऊतक। नहीं, एक्चुअली ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह या कोशिकाओं का समूह जो कोशिकाएं समूह में भाग ले रही हैं, उनकी उत्पत्ति सेम होनी चाहिए, उनका कार्य सेम होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम? ऊतक। तो क्या बोलेंगे? कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति एवं कार्य में, उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन, एवं कार्य में समान होते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति एवं कार्य में समान होते हैं या होती हैं, उस समूह को क्या बोलते हैं हम? ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? ऊतक। ओरिजिन सेम होनी चाहिए, ठीक है, उनका कार्य भी सेम होना चाहिए। कहीं कहीं दे रखा है उत्पत्ति, कार्य और संरचना समान होनी चाहिए। संरचना थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, पर संरचना थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, पर उत्पत्ति और कार्य हर समय कैसे होने चाहिए? समान होते हैं। तो ऐसी कोशिका जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? ऊतक। ठीक है, देखो ऊतक वर्ड शब्द किसने दिया? ऊतक शब्द। देखो यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए ऊतक शब्द किसने दिया? एन ग्रू ने। किसने दिया बेटा? एन ग्रू में। और यदि एनिमल के लिए बात करें तो इसे किसने दिया? वाइकाट ने। किसने दिया बेटा? वाइकाट ने। किसने दिया? वाइकाट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछता है। एनिमल टिश्यू वर्ड या जंतु ऊतक शब्द किसने दिया? वाइकाट ने। और जंतु पादप ऊतक शब्द किसने दिया? एन ग्रू ने। बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी आती है ऊतक की स्टडी, मतलब ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? देखो, स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी। अब देखो ये हिस्टोलॉजी वर्ड है ना, हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया? मेयर ने। हिस्टोलॉजी वर्ड, ये टर्म किसने दिया बेटा? मेयर ने। जबकि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? वाइकाट। कौन है बेटा? वाइकाट। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊतक। ऊतक शब्द प्लांट के लिए किसने दिया था? एन ग्रू ने। और जंतु के लिए किसने दिया? वाइकाट ने। ठीक है, इनके अध्ययन को, टिश्यू के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं औतिकी। क्या बोलते हैं? औतिकी। और हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया बेटा? मेयर ने। किसने दिया बेटा? मेयर ने। और इसका फादर कौन है हिस्टोलॉजी का? वाइकाट। कौन है बेटा? वाइकाट। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऊतक के प्रकार। क्या देखते हैं बेटा? ऊतक के प्रकार। देखो बच्चों, एक जीव, एक प्राणी का निर्माण कैसे हुआ? देखो प्राणी का निर्माण कैसे हुआ, सुनो मेरी बात, उसके बाद अपन देखते हैं। देखो जब युग्मक मिले, क्या मिले? युग्मक, मतलब नर युग्मक। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु प्लस मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु।
जब ये मिले तो क्या बना, एक कोशिकीय युग्मनज बना। क्या बना, एक कोशिकीय युग्मनज। और इस एक कोशिकीय युग्मनज में जब विभाजन हुआ, क्या हुआ बेटा, विभाजन, तो किसका निर्माण हुआ, ऊतकों का। किसका निर्माण हुआ, ऊतकों का। और इन ऊतकों के कार्य अलग अलग थे। ऊतकों के कार्य अलग अलग थे। या हम के कार्य के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बात समझ में आई? तो देखते हैं अपन ऊतकों के प्रकार। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1, पहला होता है उपकला ऊतक। कौन सा होता है बेटा, उपकला ऊतक। इसको बोलते हैं एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। क्या होता है बेटा, संयोजी ऊतक, जिसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड कौन सा होता है बेटा, पेशीय ऊतक। इसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा होता है, चौथा होता है तंत्रिकीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। या तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के ऊतक जनरली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम कार्य की दृष्टि से देखें तो देखो इसका कार्य क्या है। उपकला ऊतक का कार्य क्या है, उपकला ऊतक क्या करता है, हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। तो इसका कार्य क्या है, यदि हम कार्य देखें यहाँ तो इसका कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के ऊपर एक संरचनात्मक आवरण बनाता है। क्या बनाता है, संरचनात्मक आवरण। मतलब शरीर की ये त्वचा है, ये क्या है, संरचनात्मक आवरण है। हमारी त्वचा के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर संरचनात्मक आवरण बनाता है। हमारे अंगों के ऊपर भी ये संरचनात्मक आवरण, मतलब सुरक्षात्मक परत बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये उत्पत्ति में कैसा होता है, ओरिजिन में। देखो बेटा, इसकी ओरिजिन तीनों जनन स्तर से होती है। एक्टोडर्म से भी होती है, मेसोडर्म से भी होती है और एंडोडर्म से भी होती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तीनों जनन स्तरों से होती है। उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से होती है। हमारी 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मैं बताऊंगा आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, और एंडोडर्म। इनसे होती है किसकी, उपकला ऊतक की। दूसरा आता है संयोजी ऊतक। देखो बेटा, संयोजी ऊतक का काम क्या है, देखो संयोजी मीन्स जोड़ने वाला। संयोजी मीन्स जोड़ने वाला, जो शरीर की संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है, जो संरचनाओं को, शारीरिक संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है। संरचनाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और क्या करता है, उसको जोड़ने के बाद शरीर को आलंबन और सहारा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, शरीर को सहारा, सपोर्ट प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। और बेटा ये संयोजी ऊतक ओनली ऑन मेसोडर्म का बना होता है। किसका बना होता है, मेसोडर्म का। ये किसका बनाता है, ओनली मेसोडर्म। किसका बना होता है बेटा, ओनली मेसोडर्म का। कौन सा, ये संयोजी ऊतक। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तीसरा आता है पेशीय ऊतक।
मस्कुलर टिश्यू। देखो बेटा, इसका काम क्या होता है, ये संकुचन कराता है बॉडी के अंदर, गमन कराता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन में हेल्प करता है। किस में करता है? संकुचन में। क्यों? क्योंकि ये किसका बनाता है? पेशियों का बना हुआ है। मतलब इस पेशियों ऊतक से क्या बनी है? पेशियां। जैसे क्या होता है? गमन होता है। क्या होता है? गमन होता है। और क्या होता है? संकुचन। तो ये किस में सहायक है? गमन एवं संकुचन में। ये किस में सहायक है? गमन एवं संकुचन में। भाई आज हम मान लो ये मेरी मुट्ठी मार रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, हाथ हिला पा रहा हूँ, तो किसके कारण हिला पा रहा हूँ? किसके कारण हो रहा है? पेशी ऊतक। मतलब ये संकुचन हो रहा है तो किसके कारण होता है? पेशी ऊतक के कारण। यदि मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ तो किसके कारण हो रहा है? इस पेशी ऊतक के कारण ही हो रहा है। ये किसका बनता है? देखो बेटा, ये मैक्सिमम तो किसका बनता है? मीजोडर्म का। मेनली तो किसका बना होता है? ये मेनली बना होता है मीजोडर्म का। पर आई की कुछ मसल्स, हमारी आंख की कुछ मसल्स किसकी बनी होती है? एक्टोडर्म की। बट कुछ मात्रा में ये किसका बना होता है? एक्टोडर्म का। जैसे हमारी आई मसल्स। क्या बेटा? आई मसल्स। बात समझ आई? चौथा आता है पेश या सॉरी तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक या नर्वस टिश्यू। देखो बेटा, नर्वस टिश्यू, इसका काम क्या होता है? ये आवेगों का संचरण करता है, शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ये क्या करता है? आवेगों का संचरण। आवेग मीन्स इम्पल्सों का संचरण करता है, ठीक है। शरीर क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। शरीर क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। संवेदनाओं को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? संवेदनाओं का। और बेटा ये ओनली ऑन किसका बना होता है? एक्टोडर्म का। कौन से जनन स्तर का बना होता है? एक्टोडर्म जनन स्तर का बना होता है। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के ऊतक। कितने प्रकार के ऊतक हो गए बेटा? 4 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? उपकला ऊतक, ठीक है बेटा। उपकला ऊतक के बाद संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, ठीक है, और तंत्रिका ऊतक। क्या बेटा? तंत्रिका ऊतक। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, एक एक ऊतक पढ़ते हैं। पहला ऊतक लेते हैं हम उपकला ऊतक। देखो बेटा, उपकला ऊतक के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो बेटा, देखो उपकला ऊतक, इसको ये 2 वर्ड से बना है। किससे बना है? एक तो बना है एपी और एक किससे बना है? थीलियम या थीलिया। एपी प्लस थीलियम या थीलिया। ईपी मीन्स, एपी मीन्स अपॉन, के ऊपर, के ऊपर, और थीलियम मीन्स ऊतक, टिश्यू। ऐसा ऊतक जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है उसे क्या बोलते हैं? एपिथीलियम। ऐसा ऊतक जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर, वो बताऊंगा क्यों, दूसरे ऊतक के ऊपर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एपिथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा? एपिथीलियम। देखो दूसरी बात, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। तो जब सुरक्षा प्रदान करना होता है तो युग्मनज में सबसे पहले कौन सा ऊतक बनना चाहिए? यही बनना चाहिए जिससे कि हमें सुरक्षा प्रदान हो, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान हो। तो सबसे पहले बनने वाला ऊतक
भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनने वाला ऊतक, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनने वाला ऊतक। क्या बेटा? भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनने वाला ऊतक। दूसरी बात देखो, ये मेरी स्किन है, अब इसकी जो ऊपर की कवरिंग है, ये स्किन है, ये कवरिंग है, ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियम की। तो मुझे बताओ ये एपिथेलियम जो है हमारी कंटिन्यूस होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं टूट रही है, कहीं असतत है, कहीं टूट रही है, तो हमें प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगा। तो ये एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं सतत होती हैं, या जो ऊतक सतत होता है, एकमात्र ऐसा ऊतक जो नियमित होता है और सतत होता है। ये एकमात्र ऐसा ऊतक है जो सतत एवं नियमित होता है। क्या होता है बेटा? सतत होता है और नियमित होता है। मेरी बात समझी? दूसरी देखो भैया, मान लो ये ऊतक, मान लो जब हमें प्रोटेक्शन देगा तो ये ऊतक टूटेगा भी, ये ऊतक टूटेगा भी। तो टूटेगा तो ये तुरंत बनना भी चाहिए भाई। मान लो यहाँ स्किन हमारी ब्रोकन हो गई, स्किन घाव हो गया, मतलब यहाँ से एपिथेलियम टिश्यू हट गया, तो ये तुरंत घाव भरना चाहिए ना। तो इस घाव भरने की क्षमता को क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन की क्षमता। तो इस ऊतक में बहुत अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अत्यधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। एपिथेलियम टिश्यू में क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता। देखो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट सुनो, नर्वस टिश्यू, तंत्र का ऊतक ऐसा होता है जिसमें सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाए। या तो सबसे कम पाई जाती है या अनुपस्थित होती है, या तो सबसे कम पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। बात समझ में आई? तो ये हो गई पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। परंतु यहाँ लिख देता हूँ, नर्वस टिश्यू में कम या एब्सेंट। नेक्स्ट देखो भैया, अब एक बात देखो, यदि ये ऊतक टूट रहा है, ये ऊतक प्रोटेक्शन दे रहा था, प्रोटेक्शन टूटेगा भी, तो टूटेगा भी तो हमारी ब्लड बहना नहीं चाहिए ना भाई। यदि इसे मान लो यहाँ लगा, हल्की सी चोट लगी, तो यदि रक्त बहेगा तो प्रॉब्लम होगी ना। एक तो ये, तो क्या होता है कि इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें, मतलब इस ऊतक में रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। इस ऊतक में क्या नहीं पाई जाती? रक्त वाहिनियाँ। उसका कारण क्या है भाई? नेचर ने ऐसा बनाया है कि भाई ये ऊतक तो टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, तो यदि ये टूटेगा बनेगा तो बहुत रक्त बह जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा, रक्त का, बॉडी फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया इसमें, नेचर ने क्या किया, इसमें रक्त सप्लाई नहीं दी है, मतलब इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? रक्त वाहिनियाँ। एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या होता है बेटा, इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में पास बहुत ज़्यादा सटी हुई होती हैं। क्या होती हैं? सटी हुई। जैसे ये कोशिकाएं ऐसे सटी हुई हैं, ऐसे सटी हुई हैं, बिल्कुल सटी हुई हैं। तो क्या होता है बेटा, इनमें जो अंतराकोशिकीय अवकाश है, क्या बेटा? अंतराकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस, वो नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एब्सेंट है। तो इनमें क्या है? रक्त वाहिनी प्रवेश नहीं कर सकती ना, तो इसलिए क्या होती है, इनमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। मतलब ये असंवहनीय होता है। कैसा होता है बेटा? असंवहनीय, एवेस्कुलर, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित। क्या पाई जाती है बेटा? रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रक्त वाहिनियाँ एब्सेंट हैं तो भैया इसमें रक्त की सप्लाई नहीं होती, तो ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो बेटा ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? जिस ऊतक के ऊपर ये वृद्धि करता है, जिस ऊतक के ऊपर ये वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, उसी से ये क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। और एक ध्यान रखना, ये सदैव संयोजी ऊतक के ऊपर, किसके ऊपर बेटा?
संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, वृद्धि। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? दोबारा सुन लो। एपिथीलियम टिश्यू, एपी दो वर्डों से बना है, एपी प्लस थीलियम या थीलिया। एपी मीन्स अपॉन, के ऊपर, और मतलब के ऊपर वृद्धि, के ऊपर वृद्धि, और थीलिया मीन्स ऊतक, मतलब ऐसा ऊतक जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। एपिथीलियम सदैव और सदैव किसके ऊपर वृद्धि करता है? संयोजी ऊतक के ऊपर। किसके ऊपर वृद्धि करता है बेटा? संयोजी ऊतक के ऊपर। दूसरी बात, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनने वाला ऊतक है, क्योंकि इसका काम क्या है? सहारा प्रदान करना, तो सबसे पहले यही बनना चाहिए। एकमात्र ऐसा ऊतक है जो सतत है और नियमित है, सतत है और नियमित है, मतलब बिल्कुल सतत है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और यदि टूट गया तो तुरंत वो दोबारा बन जाता है, मतलब इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। परंतु नर्वस टिश्यू में पुनरुद्भवन की क्षमता या तो कम होती है या एब्सेंट होती है। दूसरा, इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। क्यों? दो कारण है उसका। एक तो इसकी कोशिकाएं बिल्कुल सटी हुई होती हैं, अंतराकोशीय अवकाश अनुपस्थित होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, तो इसमें रक्त वाहिनियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरी बात क्या होती है? ये टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहेगा। यदि ये टूटता रहेगा तो रक्त वाहिनी भी टूटेंगी। यदि रक्त वाहिनियाँ होंगी इसमें तो हमारा रक्त ब्लड लॉस होगा, बॉडी फ्लूइड लॉस होगा, तो इसलिए इनमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। इनमें क्या नहीं पाई जाती बेटा? रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। मेरी बात समझ में आई? अब देखो इसकी संरचना कैसे होती है, एक बार देखते हैं। देखो बेटा, जैसे ये उपकला ऊतक है, ये उपकला ऊतक है, ठीक है, ये इसका केंद्रक हो गया, ठीक है। और ये ऊतक किसके ऊपर वृद्धि करता है? ये ऊपर किसके ऊपर वृद्धि करता है? संयोजी ऊतक के ऊपर। तो ये बेटा हो गया संयोजी ऊतक। ये क्या हो गया बेटा? संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक हो गया हमारा। अब क्या होता है बेटा, इस उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बीच में, ये तो क्या हमारा उपकला ऊतक एपिथीलियम, और ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक। इस उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बीच में एक क्या पाई जाती है बेटा? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन, झिल्ली, जिसे क्या बोलते हैं? आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो स्तर की बनी होती है। देखो बेटा कैसी कैसी बनी होती है ये जो बेटा ऊपर की ओर होता है ना, ऊपर की ओर ये वाला, ये जो मैं रेड से बना रहा हूं, इसको बोलते हैं बेसल लेमिना। बेसल लेमिना क्या होती है बेटा? बेसल लेमिना। और इसका निर्माण कौन करता है? एपिथीलियम टिश्यू। मतलब इसको स्रावित कौन करता है? एपिथीलियम टिश्यू। और ये किसकी बनी होती है? ये ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है बेटा। किसकी बनी होती है? ग्लाइको प्रोटीन की। याद रखना, आधार कला दो स्तरों से बनी होती है। सबसे ऊपर होती है उसे बोलते हैं बेसल लेमिना। क्या बोलते हैं? बेसल लेमिना या लेमिला। और ये किससे स्रावित होती है? एपिथीलियम टिश्यू से, उपकला ऊतक से। और ये किसकी बनी होती है? ग्लाइको प्रोटीन की। बात समझ में आई? और बेटा जो ये संयोजी ऊतक, क्या ये संयोजी ऊतक जो स्रावित करता है, ये ब्लैक वाली, इसको बोलते हैं फाइब्रस लेमिना। क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस लेमिना। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? फाइब्रस लेमिना। और ये फाइब्रस लेमिना ये किसके द्वारा स्रावित होती है? इस संयोजी ऊतक की। तो इसका स्राव कौन करता है? संयोजी ऊतक। कौन स्रावित करता है इसे? संयोजी ऊतक। दूसरी बात, ये बनी किसकी होती है? देखो बेटा ये किसकी बनी होती है? सुने मेरी बात, ये फाइब्रस लेमिना किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। और इसमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं इसमें? कोलेजन फाइबर्स होते हैं और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। ये किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की।
और क्या होते हैं इसमें, फाइबर्स। कौन कौन से, कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। अब दोबारा सुन लो एक बार इस चीज़ को, ये उपकला ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है। इन दोनों ऊतकों के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार कला। और ये आधार कला कैसी होती है, पतली होती है, निर्जीव होती है और अकोष्ठीय होती है। ये कैसी होती है, पतली, और कैसी हो जाती है, निर्जीव, और कैसी होती है, अकोष्ठीय। कैसी होती है बेटा, पतली होती है, निर्जीव होती है, अकोष्ठीय होती है और 2 स्तरों से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, ये 2 स्तरों से। कौन कौन से स्तर होते हैं वो, नंबर 1 जो संयोजी ऊतक के द्वारा स्रावित होता है उसे बोलते हैं बेसल लेमिना। क्या बोलते हैं बेटा, बेसल लेमिना। और किसकी बनी होती है वो, ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन की। और जो संयोजी ऊतक द्वारा स्रावित होती है, क्या होती है, संयोजी ऊतक द्वारा स्रावित होती है, उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेमिना। क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेमिना। और ये किसके द्वारा स्रावित होती है, संयोजी ऊतक द्वारा। और किसकी बनती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस फाइबर्स, जिसमें कौन होते हैं, ग्लाइकोजन फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। मेरी बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा अच्छा सा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण कौन करता है, तो कौन कौन करता है, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। कौन करता है बेटा, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट देखो इसका, एक मैंने आपको बताया कि उपकला ऊतक तीनों जनन स्तरों से बना होता है। तो देखो कैसे बना होता है तीनों जनन स्तरों से, देखते हैं अपन। देखो उपकला ऊतक जो होता है ना, वो हमारे शरीर को और हमारे अंगों को आश्रित करता है, कवर करता है। ये ध्यान रखना इसका कार्य, मैं समझा रहा हूँ अभी। ये शरीर को एवं अंगों को बाहर से एवं अंदर से, बाहर से एवं अंदर से क्या करता है, कवर करता है या आश्रित करता है, कवर करता है। देखो कैसे करता है। हम यहाँ की एक टीएस लेते हैं, देह गुहा की एक टीएस लेते हैं। तो जैसे देखो मान लो ये हमारा हो गया बाहर का, ये बाहर की त्वचा होगी, मतलब पेट की टीएस ली है हमने, बात समझ में आई। तो ये बाहर वाला एरिया हो गया, ये अंदर वाला एरिया, और बीच में क्या है, हमारी आहार नाल है। क्या बेटा, आहार नाल। ये तो क्या हो गई, हमारी त्वचा हो गई एक तरह से। ये क्या हो गई, त्वचा, और ये क्या हो गई, आहार नाल। क्या हो गई बेटा, आहार नाल। मेरी बात समझ में आई। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला त्वचा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। ये बाहर वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है बेटा, एक्टोडर्म से। किससे होती है बेटा, एक्टोडर्म से। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। त्वचा, ये जो बाहर वाला स्तर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एक्टोडर्म से। किससे हुई है बेटा, एक्टोडर्म से। मेरी बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। देखो ये जो अंदर है, ये जो अंदर है, यहाँ पर है और यहाँ है, इसको बोलते हैं मीजोथीलिया या मीजोथीलिया। इसको क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम या मीजोथीलिया। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोथीलियम या मीजोथीलिया, इसको और इसको। और ये किसकी बनी होती है, मीजोडर्म की। किसकी बनी होती है बेटा, मीजोडर्म की। मेरी बात समझ आई। और ये जो अंदर है, ये अंदर आहार नाल की जो अंदर वाली है, इसको बोलते हैं बेटा म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, या क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये किसकी बनती है, एंडोडर्म की। किसकी बनी होती है बेटा, एंडोडर्म की। तो हम क्या कह सकते हैं, उपकला ऊतक तीनों जनन स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मेरी बात समझ में आई। ये बाहरी स्तर है जो शरीर के बाहर है,
ये किससे बना हुआ है? इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। एक्टोडर्म जो अंदर का स्तर है, ये त्वचा का बाहर, त्वचा के अंदर वाला है, उसे बोलते हैं मीजोथीलियम। वो क्या हो गया? मीजोडर्म का। और जो आहार नाल का अंदर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन। और वो किसका बना था? एंडोडर्म का। किसका बना था? एंडोडर्म। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कोशिकाएं किस प्रकार अरेंज होती हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।